योगेश जी आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्जुना क्लासेस में। आप सबके बीच में योगेश कुमार देवांगन जी बलौदाबाजार जिला से आपके उपस्थित है आप सबके सामने। हाल ही में उन्होंने राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयनित हुए हैं। इनसे मैं ये चाहूंगा कि भैया आपके सामने आपका टेस्ट चल ही रहा है, क्योंकि आपके टेस्ट के पश्चात अब समय आपके पास बहुत कम है। तो दो चीजें हमारे पास होती है कि सर इस अंतिम दिन में हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, है ना, कि हमारा रिवीजन कैसे फटाफट हम कर सकें। एक रिवीजन स्ट्रेटेजी आपको बताएंगे। और दूसरा, उस एग्जाम के हॉल में जब हम 2 घंटे बैठते हैं तो उसमें माइंडसेट का कितना बड़ा असर पड़ता है एग्जाम पे, इस चीजों पे हम बात करेंगे। उनका अनुभव से आपको जरूर लाभ हुआ, क्योंकि हम लोग इससे पहले ही अंदर में बात किए थे कि क्या चीज होनी चाहिए बच्चों के लिए, बताइए। तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ज्यादा लाभ पहुंचेगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा योगेश जी पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, फिर अपने जो जिस क्वेश्चन पे हमने बात की रिवीजन एंड स्ट्रेटेजी, उस पर हम लोग बात करेंगे। योगेश। गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मेरा नाम योगेश कुमार देवांगन है और मैं बलौदाबाजार भाटापारा जिले से बिलोंग करता हूं। और CGPSC 2023 में मेरा 84 रैंक आया है और राज्य कर निरीक्षक के पद पर मेरा चयन हुआ है। और ये मेरा 5वां प्रयास था। पहले 3 प्रयास में मैं प्री भी पास नहीं हो पाया था, और चौथे प्रयास में प्री और मैं मेंस पास नहीं हो पाया, और 5वें प्रयास में मैं राज्य कर निरीक्षक के पद पर चयन हुआ हूँ। एक बार मैं योगेश जी को इंटरप्ट कर, आप लोग बहुत ध्यान से देखे होंगे तो ये जर्नी जो उन्होंने बताया, इसमें बहुत बार सीखने की बात यह है कि फिलहाल अभी 84वीं रैंक को होल्ड किया इन्होंने। इसका मतलब राज्य के टॉप 100 सबसे विद्वान लोगों कैटेगरी में आ चुके हैं, पहली बात तो ये। और कौन से कैटेगरी भैया, कौन से व्यक्ति सबसे टॉप 100 विद्वान लोगों में आ गए हैं? जो 3 बार प्री नहीं निकला, आपके सामने खुद बता रहे हैं। इसका मतलब अगर आप फेल हुए हैं तो ये कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि आपका भविष्य भैया अंधकार में जाने वाला है। कंटिन्यू लगातार भिड़े हुए हैं तो सक्सेस आपको मिलना ही है। तो इसलिए जिनका प्री से पहले निकला नहीं निकला, अपना मोराल कभी डाउन मत होने दीजिएगा। ठीक है योगेश जी। तो पहले 3 प्रयास में मैं लगातार जो माइनस मार्किंग जो ओवर अटेम्प्ट हो रहा था प्रश्न, उसमें मैं बाहर हो जा रहा था। मैं 1 नंबर 2 नंबर से हर बार चूक जाता था। मुझे लगा कि माइनस मार्किंग थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, और मतलब मैं क्वेश्चन के पैटर्नों को समझ नहीं पा रहा था। तो इस कारण से मैंने उस पर काम किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो 2 घंटे का जो पेपर रहता है, उस पर अगर अगर काम किया जाए तो केवल बहुत ज़्यादा पढ़कर परीक्षा पास नहीं किया जा सकता। 2 घंटे का सही सदुपयोग करके भी परीक्षा पास किया जा सकता है। जैसे अगर प्रश्न पत्र हमको मिलता है, उसके तुरंत पश्चात हमें उसको मतलब एक रीडिंग मारना चाहिए कि 5 मिनट में कि प्रश्न का प्रतिरूप कैसा है। अगर प्रश्न सरल आए हैं, अगर CGPSC का ट्रेंड रहा है कि हर साल वो सरप्राइज करता है, किसी साल कठिन प्रश्न देता है तो किसी साल सरल दे देता है। तो प्रश्न के अगर प्रतिरूप को अगर समझ लिया जाए कि वो पेपर कठिन है या सरल, तो पेपर तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी। अगर कठिन प्रश्न है और अगर आप ज़्यादा ओवर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं, और अगर सरल प्रश्न है और आप कम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं। तो अगर पेपर को अगर समझ लिया जाए अंदर में ही 5 मिनट के अंतर्गत, मतलब जैसे रीडिंग मार के, तो कहीं न कहीं ये मतलब फायदेमंद हो सकता है स्टूडेंट के लिए। और यहीं पर स्टूडेंट फेल या पास होते हैं। वो 2 घंटे में फेल या पास नहीं होते हैं, 5 मिनट में फेल या पास हो जाते हैं। तो अगर मैं सारे स्टूडेंट से यही कहता हूँ कि अगर वो पेपर को समझ ले रहे हैं तो वो खिलाड़ी हैं उस दिन के, और वो दिन और वो समय वो आपका रहता है। और अब जो पेपर को नहीं समझ पाता, वो फिर पूरे 2 घंटे में भी कुछ नहीं कर सकता। कहीं न कहीं आप पेपर के प्रतिरूप को समझने का प्रयास करें जैसा भी संभव हो, और उस हिसाब से फिर अटेम्प्ट लें। तो योगेश, इन सबके सामने एक बात और बता दीजिए कि जब आप पेपर उस 2 घंटे पकड़ते हैं, शुरुआती 5 मिनट आप पेपर की लेवल को समझते हैं कि क्या किस तरीके का लेवल है, आसान या कठिन। उसके पश्चात जब आप सॉल्व करने जाते हैं तो सेक्शन वाइज कैसे आप उसको डिवाइड करते हैं? पहले किस सेक्शन को पकड़ना चाहिए ताकि हमारा मोरल या कॉन्फिडेंस गिरे मत, जिसको कितना असर पड़ता है पेपर, उसको थोड़ा बता दीजिए इनको। जैसे कि सर, मेरा छत्तीसगढ़ बहुत ही स्ट्रांग रहता था पहले से ही, बचपन से। तो मैं छत्तीसगढ़ को पहले अटेम्प्ट करता था। जैसे छत्तीसगढ़ का प्रश्न पहले 1 से 50 तक है, तो पहले 1 से 50 तक का सॉल्व करता था। अगर 51 से 100 तक का है तो 51 से मैं शुरू करता था। तो जैसे 30 सेक्शन में आपका जो स्ट्रांग पॉइंट है, वहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो कहीं न कहीं ये छात्रों के लिए फायदेमंद रहेगा। क्योंकि अगर प्रश्न अगर अच्छे से बनेंगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और अगर इंडिया से अगर शुरू करते हैं, अगर वहाँ स्ट्रांग पॉइंट नहीं है, कहीं न कहीं हम पर मतलब एक दबाव महसूस करेंगे और फिर दबाव में बिखर जाएंगे। इस कारण से जो अपना स्ट्रांग पॉइंट है उसको उस पर पहले ध्यान दें। जैसे छत्तीसगढ़ सबका लगभग बहुत बढ़िया रहता है, तो मेरा ये मानना है कि मतलब बच्चों को पहले छत्तीसगढ़ को सॉल्व करना चाहिए।
अगर उसके बाद फिर भारत के साथ। और सी सेट पे बता देंगे एक बार थोड़ा। सी सेट में मैं सबसे पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी को पकड़ता हूँ, क्योंकि अगर सी सेट में हिंदी और छत्तीसगढ़ी बन जाएगा तो फिर क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन कई बच्चे हैं जो पहले प्रश्न से बनाना शुरू कर देते हैं, तो उनके लिए मैं कहने का प्रयास करूंगा कि वो मतलब पहले छत्तीसगढ़ी और हिंदी को पहले सॉल्व करें, क्योंकि छत्तीसगढ़ी हम लगभग सब जानते रहते हैं, तो उससे क्या है वजन कम होगा हमारे पर और सी सेट भी आसानी से निकल जाए। तो जिस तरीके से आपको बताया अभी योगेश जी ने, इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर में जिस 2 घंटे में बैठे हैं उस समय आपको किसी भी हाल में शुरुआती 15 से 20 मिनट अपना मोराल या कॉन्फिडेंस गिरने नहीं देना है। और वो तभी होगा जब आपसे उस 15-20 मिनट के समय में आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा समय लग जा रहा है किसी एक ही प्रश्न में, जैसे आप सीसेट में मैथ्स पकड़ लिए किसी क्वेश्चन को और 5 मिनट निकल गया, तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, है ना। इस बात का हमसे ध्यान रखिए। तो हमेशा उस सेक्शन को पकड़िए जो आपका स्ट्रांग हो, जो आपसे कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बन सकता है। वैसे अगर आप 7 से 10-15 क्वेश्चन आप शुरुआती 10-15 मिनट में सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, आपका बॉडी स्टेबिलिटी में आ जाएगी। देन आप लोग भैया अगले पूरे पेपर की ओर जाइएगा। एक रणनीति बच्चों का रहता है कि हम पहले क्वेश्चन पकड़ेंगे 100 तक जाएंगे, इस रणनीति पे मत चलिएगा, ये आपको बहुत ज्यादा लॉस कर देगी। ये उनके लिए जो पिछले बार 5-6 बार अटेम्प्ट दे दिए हैं उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, मगर जो अभी जितने भी हैं जिनको भैया नए नए हैं या 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं, वो इस तरीके के चाल न चले जिस तरह से योगेश ने आपको बताया। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैं बस योगेश जी से ये जानना चाहूंगा कि सर इस लास्ट अंतिम दिन में योगेश इनको बताइए कि रिवीजन के लिए क्या रणनीति उपयोग करते थे और कैसे रिवीजन करना चाहिए इस समय पर। सर मैं पढ़ते समय मतलब एक कॉपी बनाता था पहले, तब जो मुख्य बिंदु रहते हैं कॉपी बनाता था और आखिरी समय में उसी कॉपी को रिवीजन ज़्यादा करता था और मतलब बार बार उसी को रिवीजन करता था आखिरी समय में। और इससे पहले तो मैं छत्तीसगढ़ और भारत को मतलब पहले एक रीडिंग मारता था और आखिरी समय में वही कॉपी को मैं मतलब बार बार रिवीजन करता था, क्योंकि एक कॉपी जो आप लिखे रहते हो उसको आप कई बार पढ़ सकते हो और बड़े पुस्तक को, मोटे पुस्तक को मतलब आप उस स्तर पर मतलब रिवीजन नहीं कर पाओगे आखिरी समय में। तो हो सके तो कॉपी में मतलब बिंदुओं को लिख कर वो आखिरी समय में उसी कॉपी को रिवीजन करने का प्रयास करना चाहिए। तो कि योगेश जी का ड्रीम जो अभी है महिला के क्षेत्र में कार्य, महिलाओं के क्षेत्र में कार्य के लिए, वो महिला विस्तार अधिकारी बनने के लिए, महिला के क्षेत्र में कार्य करने के लिए, क्योंकि जीवन में एक घटना उन्होंने देखा जिस समय से उनके मन में प्रेरणा जागी और तब से वो महिलाओं के सहायता के क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं। तो उससे एक जर्नी में थोड़ा बताएं कि कैसे घटना आदमी को अंदर से प्रभावित करती है। थोड़ा अपना घटना बता देंगे फिर हम चलेंगे योगेश। हेलो, मैं मतलब BSc MSc के दौरान जब यहाँ बिलासपुर में पढ़ता था तो एक शराबी है, वो शराब पी के लेटा हुआ था और उसकी पत्नी उसकी बेटी दोनों उसको ले जाने का प्रयास कर रहे थे, तो वो व्यक्ति उन्हीं दोनों को गाली बक रहा था। तो उस घटना से मैं मतलब बहुत प्रभावित हुआ हूँ कि महिलाओं की स्थिति वास्तव में बहुत खराब है और मुझे महिलाओं और बच्चों के लिए कुछ करना चाहिए। इस कारण से मैं डिप्टी कलेक्टर न भर के मैं महिला बाल विकास परियोजना अधिकारी भर पहले। और ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य के सबसे टॉप पोस्ट प्राथमिकता ना देकर के महिला एवं बाल विकास अधिकारी के पद पर अपना चयन रखे थे प्राथमिकता में। इसलिए बाकी पर्सनालिटी से यूनिक पर्सनालिटी आपके सामने उपस्थित है। मैं इसलिए आप पैसा रुतबा कितना कमाते हैं मायने नहीं है, समाज को आप मरने क्या देकर जा रहे हैं वो मायने रखता है। तो जब